तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ए गिवन है जिसका डाटा टाइप है varchar और इसमें जो वैल्यू है वो राम है और इसका साइज है 20 गिवन है। एट्रीब्यूट बी है जिसमें डाटा टाइप है कैर और यहाँ पे भी साइज है 20 और वैल्यू है सीता। अब आपको बताना है एट्रीब्यूट ए है वो मेमोरी में कितना स्पेस लेगा और बी है वो कितना लेगा। तो सबसे पहले आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कैर और varchar में क्या डिफरेंस होता है। तो जो कैर डाटा टाइप होता है वो आपका फिक्स साइज डाटा टाइप होता है, जो वेरिएबल varchar होता है वो वेरिएबल लेंथ डाटा टाइप होता है। अब यहाँ पे दोनों का मतलब क्या है, तो जैसा कि यहाँ पे दोनों का साइज डिफाइन कर रखा है, इसमें मैक्सिमम 20 और इसमें भी 20। तो कैर 20 का मतलब क्या है, तो ये 20 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है यहाँ पे। तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आ सकते हैं 20 तक। बट एक्चुअल में जो कैर की जो वैल्यू है उस बी एट्रीब्यूट की क्या है वो सीता है। तो मतलब कि पहले 4 ब्लॉक ये यूज कर लेगा बट रिमेनिंग के जो स्पेस बच गया 16 कैरेक्टर बच गए वहां पे ब्लैंक स्पेस पेडिड करता है ये। तो मतलब कि एक टाइप से ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, क्योंकि आप ये फर्दर नेक्स्ट डाटा टाइप के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका फिक्स साइज है 20। तो एक 20 के 20 आपके ब्लॉक ही रिजर्व हो चुके हैं, चाहे उसमें नाम 3 कैरेक्टर का है चाहे वो 4 का है, चाहे वैल्यू कितनी भी कैरेक्टर की आए। तो ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है कैर में। अब वेरिएबल लेंथ का मतलब क्या है यहाँ पे, तो वेरिएबल लेंथ में जैसा कि यहाँ पे ए एट्रीब्यूट है उसमें जो एक्चुअल वैल्यू क्या है राम, तो जो एक्चुअल वैल्यू गिवन है उतना ही डाटा स्टोर करेगा ये। तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होता, जैसे राम गिवन है तो पहले 3 कैरेक्टर ही स्टोर करेगा ये, पहले 3 ब्लॉक को ही रिजर्व करता है राम। अब रिमेनिंग यहाँ पे कुछ भी ऐसा ब्लैंक स्पेसेस या एक्स्ट्रा कुछ भी पैडेड नहीं करता ये, तो आप उसको फर्दर नेक्स्ट डाटा टाइप के लिए यूज कर सकते हो जो स्पेस आपका बच गया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी यहाँ पे। तो कितना स्पेस लेगा ये 3 लेगा varchar, और कैर कितना लेगा पूरा पूरा 20 ले लेगा। तो इसका जो आंसर आएगा ए कितना लिया 3 लिया और बी ने कितना लिया 20। तो आंसर क्या आ गया आपका बी वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंकरेंसी प्रोटोकॉल इंश्योर बोथ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक। तो ए ऑप्शन है 2 फेज लॉकिंग और बी आपका टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। तो बताना कि दोनों में से कौन से इंश्योर करते हैं कि वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो और फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक, उसमें डेडलॉक भी ना हो। तो जो आपका 2 फेज लॉकिंग होता है ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी तो इंश्योर करता है बट यहाँ पे डेडलॉक फ्री नहीं होता ही है। यहाँ पे जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है वो जो शेड्यूल होता है वो आपका डेडलॉक फ्री नहीं होता और यहाँ पे स्टारवेशन भी होती है। तो 2 फेज लॉकिंग में डेडलॉक पॉसिबल है। सेकंड है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। तो ये आपका जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग होता है ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को भी इंश्योर करता है और यहाँ पे डेडलॉक भी नहीं होता है, तो ये डेडलॉक फ्री होता है। तो दोनों किस में होते हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग वाले केस में ही। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर, तो कौन सा होगा ओनली बी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। तो हमेशा याद रखना जो 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल होता है वो डेडलॉक फ्री नहीं होता और उसमें स्टारवेशन भी होती है, और टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग होता है वो डेडलॉक फ्री होता है और सीरियलाइजेबिलिटी दोनों में ही पॉसिबल है। वो भी कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर करता है और टाइम स्टैम्प भी कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करता है बट डेडलॉक फ्री टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग ही इंश्योर करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली बी। Select the false statement from the following statements about the normal form. तो पहली स्टेटमेंट है lossless preserving decomposition into 3NF is always possible। तो देखो जब भी हम किसी रिलेशन पे डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे दो चीज होती है। पहला होता है आपका lossless join decomposition और दूसरा होता है हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। दूसरा होता है हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। अब अगर लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन की बात करें तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी ऑलवेज पॉसिबल होता है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी ऑलवेज पॉसिबल रहता है और ये आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी ऑलवेज होता है और ये आपका बीसीएनएफ में भी ऑलवेज पॉसिबल होता है। तो मतलब कि चारों के केस में ऑलवेज होता है ये लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। बट जब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की बात करते हैं तो ये 1NF में भी ऑलवेज रहता है, ये 2NF में भी ऑलवेज रहेगा और ये 3NF में भी ऑलवेज रहता है। तो इन तीनों के केस में तो ऑलवेज रहता है ये डिपेंडेंसी हमारा
प्रिजर्व रहती है यहाँ पे। बट जब BCNF की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता, ये ऑलवेज नहीं होता। कुछ एक रिलेशन हो सकते हैं जहां पे आपकी डिपेंडेंसी प्रिजर्व ना रहे, वहां पे प्रिजर्व ना रहे। तो इसलिए अब स्टेटमेंट को पढ़ो, लॉसलेस और प्रिजर्विंग डीकंपोजिशन ऑलवेज पॉसिबल इन 3NF। तो ये तो आपका सही कह रहा है ना, क्योंकि 3NF में लॉसलेस भी प्रिजर्व रहता है, आपका लॉसलेस ज्वाइन होता है वो, और डिपेंडेंसी प्रिजर्व भी रहती है 3NF में। तो ये ऑलवेज पॉसिबल होता है दोनों के केस में, तो इसलिए ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी, ट्रू होगी। सेकंड वाली क्या कह रहा है, लॉसलेस प्रिजर्विंग डीकंपोजिशन इनटू BCNF इज ऑलवेज पॉसिबल। तो यहाँ के फंस गया ये, लॉसलेस तो ठीक है अभी BCNF में ऑलवेज होता है, बट डिपेंडेंसी प्रिजर्व ऑलवेज नहीं रहती है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे, बी वाली। अब सी की भी बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है ये एक बार, एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट्स इज इन BCNF। अगर आप किसी रिलेशन में दो ही एट्रीब्यूट है तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी या तो A डिटरमाइन B रहेगी या B डिटरमाइन A रहेगी। तो A डिटरमाइन B रहने का मतलब है A आपकी सुपर की है, यहाँ पे B डिटरमाइन A रहने का मतलब B आपकी सुपर की है। तो ऐसे केस में ये आपका रिलेशन है, A भी आपका BCNF में ही तो हो गया जब ये सुपर की है A या B आपकी सुपर की है। तो ये तो ऑलवेज पॉसिबल हो गया ना, टू एट्रीब्यूट इज इन BCNF। तो एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट इज ऑलवेज इन BCNF, ये तो ट्रू होगी आपकी स्टेटमेंट। फोर्थ वाले क्या कह रहा है, BCNF इज स्ट्रॉन्गर देन 3NF। तो यहाँ पे 3NF की आपको याद हो अगर कंडीशन, तो X डिटरमाइन Y रहता है, यहाँ पे X आपका सुपर की होना चाहिए, Y जो होता है हमारा राइट हैंड साइड में, ये Y क्या होता है आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, तब आपकी वो जो रिलेशन होगा वो आपका 3NF में रहेगा। बट BCNF ने क्या किया, इस राइट हैंड साइड वाली कंडीशन को रिमूव कर दिया कि प्राइम एट्रीब्यूट भी जरूरत नहीं है, X सुपर की से काम चल जाएगा। अगर X आपका सुपर की है तो वो BCNF में हो जाएगा, इसीलिए BCNF होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है देन 3NF। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आपको फॉल्स बतानी थी, तो फॉल्स आपकी बी वाली ही आएगी, तो आंसर आ गया आपका बी वाला। रिलेशन आर, यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या है, A B C D E F और G इज गिवन विद द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की बतानी। तो जो ऑप्शन गिवन है इन्हीं का आप क्लोजर निकाल लो। जैसे ए ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे ए में ए एट्रीब्यूट बता रहा है कि कैंडिडेट की होगा, तो भाई चेक कर लो ना, यहाँ पे ए का क्लोजर निकालो। तो ए से ए डिटरमाइन तो ऑलवेज होता है, उसके बाद ए से क्या डिटरमाइन हो रहे हैं, यहाँ पे देखो ए से अगर बात करोगे तो आप ए से और कुछ भी यहाँ डिटरमाइन हो ही नहीं रहा है, तो ए कैसे यहाँ पे कैंडिडेट की होगा, होगा ही नहीं ना। अब ए बी का क्लोजर निकाल के देखते हैं, ए बी का क्लोजर। तो ए बी का क्लोजर, ए बी तो आएगा क्योंकि ए बी से ए बी तो डिटरमाइन हो गई होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, देखो ए और बी से अगर बात करोगे, अकेले ए से तो कुछ डिटरमाइन हो ही नहीं रहा इसमें, और बी से डिटरमाइन हो रहा है अभी बी सी, तो बी से क्या डिटरमाइन हो रहा है सी, तो सी भी आ गया। इसके अलावा आपका और कुछ भी डिटरमाइन नहीं हो रहा है, तो अब ए बी सी तीन ही एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है, तो ए बी आपका कैंडिडेट की नहीं होगा इस केस में भी। अब अगर आप सी वाले ऑप्शन को उठाओ ए बी सी, तो ए बी सी का भी आप क्लोजर निकाल लो भाई। तो ए बी सी का क्लोजर क्या आएगा, ए बी सी से ए बी सी तो डिटरमाइन हो गई होगा। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, बी से सी हो रहा है, ठीक है भाई, ये तो सेम वही चीज आ गई, ऊपर वाला ही केस आ गया ना, क्योंकि ए बी सी के बाद आगे कुछ डिटरमाइन हो ही नहीं रहा था, तो इस केस में भी कुछ डिटरमाइन नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे भी ये कैंडिडेट की नहीं आई एबीसी भी, तो नेक्स्ट बच गई आपकी डी वाला ऑप्शन। तो भाई अब आंसर तो यही होगा ना, फिर वैसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर यही बच गया। और चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर लो, ए बी डी आपका कैंडिडेट की होगा कि नहीं होगा, तो आपको इसका क्लोजर निकालना। तो एबीडी का एबीडी तो आए ही आएगा, इसके अलावा और क्या आएगा, देखो एबीडी आने से एडी आ गया इसमें, तो एडी से क्या डिटरमाइन हो रहा है ई, तो यहाँ पे ई आ जाएगा क्योंकि ये रहा ए और डी, तो ए और डी से क्या डिटरमाइन हो रहा है ई। अब ई के आने की वजह से बी ई बी आ गया, तो बी ई से क्या डिटरमाइन हो रहा है यहाँ पे एफ, क्योंकि ये रहा बी और ये रहा ई, इन दोनों से क्या डिटरमाइन हो जाएगा एफ, एफ बी आ गया इसमें। और बी की वजह से सी बी आ जाएगा क्योंकि बी से डिटरमाइन हो रहा है सी, तो बी की वजह से सी बी आ गया इसमें। अब और कौन बच गया, ए और एफ। अब यहाँ पे ए एफ से क्या डिटरमाइन हो रहा है जी, तो ये रहा ए और ये रहा एफ, दोनों से क्या डिटरमाइन हो रहा है जी, तो यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट आ चुके हैं ए बी सी डी ई एफ जी तक। तो आपका जो कैंडिडेट की
होगा वो ABD होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डी वाला। यहाँ पे क्या गिवन है, एक रिलेशन गिवन है R जिसमें 4 एट्रीब्यूट है और यहाँ पे चारों ही ABC जो है वो एटॉमिक वैल्यू इंक्लूड करते हैं इसमें। और यहाँ पे कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, A डिटरमाइन C और B डिटरमाइन D। अब आपको बताना जो रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में या सेकंड में या थर्ड में या BCNF में है। तो देखो रिलेशन गिवन है आपका A B C और D, तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी है A डिटरमाइन C और B डिटरमाइन D। तो यहाँ पे कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं कि क्या कैंडिडेट की आती है। तो ए का क्लोजर निकालो, पहले ए का क्लोजर आएगा ए और सी, बी का क्लोजर निकालोगे तो बी का आएगा बी और डी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही कंप्लीट एट्रीब्यूट डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, तो ए भी आपका कैंडिडेट की नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। तो अगर इसकी कैंडिडेट की निकालें तो कैसे निकालेंगे, फिर ए में बी अगर ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है, फिर ए बी का क्लोजर निकालो तो अब आएगा ए और बी तो आएगा, और ए की वजह से क्या आया, डी डिटरमाइन हो रहा है, और बी की वजह से अब डी भी डिटरमाइन हो रहा है, मतलब कि ए बी आपकी कैंडिडेट की पॉसिबल है यहाँ पे। जब ए बी आपकी कैंडिडेट की हो चुकी है या प्राइमरी की है यहाँ पे, तो अब देखो इसमें, तो यहाँ पे ए बी का और ये डिटरमाइन क्या कर रहा है, ए डिटरमाइन सी, तो ए आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी होगी ना ये तो। और ऐसी अगर दूसरी वाली की बात करो बी डिटरमाइन डी, तो बी भी यहाँ पे क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो जब पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें प्रेजेंस है, इसमें प्रेजेंट है, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो हुआ ही नहीं ना, बट नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। जब सेकंड में नहीं है तो थर्ड में कहां से होगा, BCNF में कहां से होगा। तो जो आपका जो रिलेशन है वो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, तो आंसर आ जाएगा ए वाला। आंसर क्या आ गया, ए आ गया, क्योंकि कैंडिडेट की पॉसिबल है ए बी, इसमें प्राइमरी की आपकी जो हो सकती है वो ए बी हो सकती है, ए और बी आपके पार्शियल डिपेंडेंसी है ये जो गिवन है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए वाला फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रेफरेंस टू व्यू इन DBMS। फर्स्ट कह रहा है ए व्यू इज ए स्पेशल स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूटेड व्हेन सर्टेन इवेंट अकर। तो भाई व्यू जो होता है स्टोर्ड प्रोसीजर होता ही नहीं है, तो ये तो फॉल्स है आपकी, व्यू आपका स्टोर्ड प्रोसीजर नहीं होता है। दूसरा कह रहा है ए व्यू इज ए वर्चुअल टेबल, ये सही है आपका, विच अकर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ए प्री कंपाइल्ड क्वेरी। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, व्यू व्यू क्या देता है हमें, एक वर्चुअल टेबल देता है, तो ये तो आपकी ट्रू रहेगी ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू, क्योंकि स्टोर्ड प्रोसीजर नहीं होते व्यू। बट ऑपरेटर टेस्ट कॉलम फॉर एब्सेंस ऑफ डाटा, एब्सेंस ऑफ डाटा कौन सा ऑपरेटर चेक करता है, इसका भी आंसर आपका आता है इज नल ऑपरेटर। ये चेक करता है पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है, वैल्यू की प्रेजेंस बताता है ये। एब्सेंस ऑफ डाटा क्या लेता है, इज नल, सॉरी इज नल, क्योंकि एब्सेंस बता रहा है ये, तो इज नल ऑपरेटर यूज होता है इसके लिए। आंसर हो जाएगा सी वाला। यहाँ पे क्या गिवन है, सपोज ए डाटाबेस कंटेन एस इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन T1 से लेके Tn तक, कंसिडर द प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ S विद वर्टिसेस रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजेक्शंस एंड एजेस रिप्रेजेंटिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स इफ S इज सीरियलाइजेबल। तो यहाँ पे गिवन है आपको जो S शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबल है, यहाँ पे तो सीरियलाइजेबल है, तो वो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डरिंग ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द प्रेसिडेंस ग्राफ is guaranteed to yield a serial schedule। तो सीरियल शेड्यूल कौन सा ऑर्डर इसमें से जनरेट करेगा, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो अब आपको पता होगा जब शेड्यूल होते हैं, तो शेड्यूल में जब आप प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हो तो वो किस लिए बनाते हैं, वो हम बनाते हैं उसमें साइकिल है कि नहीं है। अगर उस प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल होगी तो वो शेड्यूल आपका सीरियल शेड्यूल नहीं होता, और अगर साइकिल नहीं है तो वो शेड्यूल आपका सीरियल शेड्यूल होता है। तो अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑर्डर ये इंश्योर करेगा कि वो एक सीरियल शेड्यूल हो, मतलब कि उसमें साइकिल ना हो। तो अगर हम यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर की बात करें DFS की, तो ये DFS उस ग्राफ के लिए भी
अप्लाई होता है जहां पे साइकिल हो, तो उसके लिए भी हमें रिजल्ट दे देगा जहां पे साइकिल हो। तो इसका मतलब ये तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें साइकिल नहीं चाहिए। इंश्योर डज नॉट कंटेन साइकिल, तो डीएफएस तो नहीं होगा। बीएफएस की बात करें तो ये भी उस ग्राफ में आपका रन कर जाता है जहां पे साइकिल हो, तो ये भी इंश्योर नहीं करता। तो अभी रहा आपका टोपोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये जो होता है ये आपका इंश्योर करता है कि उस ग्राफ के अंदर साइकिल ना हो। तो ये आपका क्या देगा, क्या गारंटी करेगा कि अगर साइकिल नहीं है तो वो एक सीरियल शेड्यूल ही होगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो टोपोलॉजिकल ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि बीएफएस और डीएफएस दोनों साइक्लिक ग्राफ में भी पॉसिबल है, और ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है ये साइक्लिक ग्राफ में पॉसिबल ही नहीं है। जिसमें साइकिल नहीं होगी वहां पे टोपोलॉजिकल ऑर्डर आपका होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे फिर से एक रिलेशन गिवन है आर, जिसमें एट्रीब्यूट गिवन है ए से लेके एच तक, और ईच एट्रीब्यूट इज एटॉमिक, और यहाँ पे कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। अब बताना जो रिलेशन है वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, एट्रीब्यूट क्लोजर निकाल लो, इसकी कैंडिडेट की पता करते हैं। तो अगर बात करें हम ए का एट्रीब्यूट निकालो, पहले ए का क्लोजर निकालते हैं। ए का क्लोजर ए तो आएगा, ए से ए तो डिटरमाइन हो ही रहा है। ए किससे और क्या डिटरमाइन हो रहा है यहाँ पे, बी सी। अब बी आने की वजह से इसमें सी एफ एच भी आ जाएगा। सी ऑलरेडी है तो एफ भी आ गया और एच भी आ गया इसमें। इसके बाद में इसमें क्या आ सकता है, एफ आया है तो यहाँ पे ई जी भी आ जाएगा, तो ई और जी भी आ गया इसमें। इसके अलावा और बचा क्या इसमें, सी और एच की वजह से जी आ जाएगा, तो सी और एच है तो जी, तो इसमें जी भी आ गया। तो अब एट्रीब्यूट बचा क्या, ए बी सी डी बच गया ना। ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच, डी नहीं आया इसमें, तो इसमें डी एट्रीब्यूट बचा है अभी, और डी यहाँ पे डिटरमाइन भी नहीं हो रहा है। तो अगर आप इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी डी नहीं गिवन है। देखो किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में डी एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो डी कहां से डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे ए आपका कैंडिडेट की नहीं हुआ। अब अगर बी की बात करें, बी का क्लोजर निकाले तो बी से बी डिटरमाइन होगा, और बी से और क्या डिटरमाइन हो रहा है यहाँ पे, सी एफ एच, सी एफ और एच। अब सी और एफ एच, तो सी और एच आने से जी भी आ गया इसमें, और एफ आने से ई जी भी आ जाएगा, तो ई और जी, जी ऑलरेडी है तो ई आ गया, एफ आने से ई भी आ गया, मतलब ई जी, जी ऑलरेडी है इसमें। और क्या बच गया इसमें, ए बी, ए कैसे आएगा, तो अब आपका ए आएगा, ई के आने से ए भी आ गया क्योंकि ई से डिटरमाइन हो रहा है ए, यहाँ पे ए भी आ गया। तो अब इसमें ए बी सी और आपका ई एफ जी, फिर से डी नहीं आया, तो यहाँ पे फिर से आपको डी नहीं मिला। अब ऐसे ही अगर आप ई का भी एट्रीब्यूट निकालोगे, एट्रीब्यूट क्लोजर, तो ई का ई तो आएगा, ई से आया ए, और ए के आने से आया बी सी, काफी कुछ फिर से वही आ जाएगा। बी के आने से क्या आ गया, सी एफ एच, तो एफ और एच भी आ गए इसमें, और जब एफ आया तो ई भी आ जाएगा, ई ऑलरेडी है तो जी भी आ गया। फिर से देखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, डी फिर से नहीं आया। तो कहने की बात ये है यहाँ पे जो रिलेशन है वो आपका में डी नहीं है, तो यहाँ पे अगर डी कर दो, इसमें ये ए डी बना दो अगर, तो ए डी बनाने से यहाँ पे डी आ जाएगा। ए डी का क्लोजर करोगे तो डी यहाँ पे आ जाएगा, पी डी का क्लोजर करोगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ई डी का क्लोजर करोगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो कहने की बात ये है जो रिलेशन है वो आपका 1NF में है, ये 2NF में नहीं है। 2NF में क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी जो कैंडिडेट की या प्राइमरी की आ रही है वो एडी आएगी या बीडी आएगी या ईडी आएगी, इस तरह से आएगी। अब एडी की बात करोगे तो यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो ए डिटरमाइन बीसी है, तो ए डिटरमाइन बीसी, यहाँ पे ए आ गया ना, ए और एडी प्राइमरी की है, तो ए तो आपका प्रॉपर सबसेट हो गया ना इसका, इसलिए ये पार्शियल डिपेंडेंसी होगी यहाँ पे। इसी तरह बी डी आपकी प्राइमरी की है, तो यहाँ पे बी डिटरमाइन सी एफ एच कर रहा है, तो बी पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। तो इसीलिए ये आपका जो रिलेशन है वो 2NF में ही नहीं है। जब 2NF में नहीं है तो 3 में कहां से होगा, बेस एनएफ में कहां से होगा, तो मतलब कि ये 1NF में ही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए वाला ही आ जाएगा, इन 1NF बट नॉट इन 2NF। ये आंसर हो गया इसका।
यहाँ पे क्या गिवन है, कंसिडर स्कीमा आर ए बी सी डी 4 एट्रीब्यूट है और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन डी और डी डिटरमाइन बी। देन द डीकंपोजिशन ऑफ आर इनटू R1, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट है ए और बी, और R2 और R3, तो तीन रिलेशन में डीकंपोज किया गया है इस रिलेशन R को, R1 R2 और R3 में। अब बताने ये जो डीकंपोजिशन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है और लॉसलेस ज्वाइन भी है। दूसरा बताना है, बी ऑप्शन कह रहा है कि लॉसलेस ज्वाइन है बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, सी कह रहा है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है बट नॉट लॉसलेस ज्वाइन, और डी कह रहा है कि ना ही डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है ना ही लॉसलेस ज्वाइन है। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो। तो जो रिलेशन है आपका आर, जो रिलेशन है हम बात कर रहे हैं कि आर रिलेशन ए बी सी डी है, इसमें ये डीकंपोज किया गया है तीन रिलेशन में, तो तीनों रिलेशन यहाँ पे लिख लो। R1 ये ए और बी आ रहे हैं इसमें एट्रीब्यूट, और R2 है इसमें आपके एट्रीब्यूट है बी और सी, और आपका R3 जो है इसमें एट्रीब्यूट आपके बी और डी, यही है आपके। और एक्चुअल में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है वो क्या गिवन है आपकी, ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, और आपकी सी डिटरमाइन डी, और आपकी क्या गिवन है डी डिटरमाइन बी। अब अगर रिलेशन R1 की बात करें तो ए डिटरमाइन ए बी जो रिलेशन है, तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या आ जाएगी, ए डिटरमाइन बी वाली। R2 की बात करें बी सी, तो इसमें कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आएगी, बी डिटरमाइन सी वाली। अगर R3 की बात करें बी डी की, तो यहाँ पे कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आएगी आपकी, बी डिटरमाइन बी। बट इसके अलावा भी देखो क्या हो सकता है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सी से डिटरमाइन हो रहा है डी और डी से डिटरमाइन हो रहा है बी, तो सी डिटरमाइन बी वाली। तो यहाँ पे जो रिलेशन R2 BC आया है इसमें बी डिटरमाइन सी तो डायरेक्ट दिख रही है, बट इनडायरेक्ट वे से भी है एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे सी डिटरमाइन बी वाली। कैसे है, इन दोनों को मैच कर लो आप, ये वाली को, सी डिटरमाइन डी और डी डिटरमाइन बी, तो सी डिटरमाइन बी में है। अब R3 को चेक करते हैं BD को, तो यहाँ पे डी डिटरमाइन बी तो डायरेक्ट दिख रही है, ठीक है, बट इसके अलावा एक और पॉसिबल है। कैसे, ये कह रहा है कि डी डिटरमाइन बी कह रहा है, तो बी से सी डिटरमाइन हो रहा है, सी से डी और डी से बी हो रहा है, तो बी से नहीं, ये वाली नहीं होगी, बी से सी हो रहा है और सी से डी हो रहा है, तो बी से डिटरमाइन हो रहा है डी, तो यहाँ पे बी से डिटरमाइन डी वाली भी आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को रिलेट कर लिया, क्योंकि ये बी से सी हो रहा है, सी से डी हो रहा है, तो बी से डी भी तो होगा डिटरमाइन। तो ये आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई तीनों डीकंपोजिशन में, R1 में ये हो गया, R2 में ये हो गया, R3 में ये हो गया। अब इसको चेक करते हैं कि ये लॉसलेस है और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है या नहीं है। तो पहले R1 और R2 को अगर ज्वाइन करें, R1 और R2 को ज्वाइन करते हैं, R1 में क्या है AB, और R2 में क्या है आपका B और C। तो यहाँ पे कॉमन जो एट्रीब्यूट है वो B है, और B आप देखोगे तो R2 वाले रिलेशन में B क्या है आपका, कैंडिडेट की है यहाँ पे, या सुपर की है ये कह सकते हो। तो सुपर की होने की वजह से आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन करके क्या हो जाएगा, ये अब रिलेशन R1 और R ज्वाइन हो गए हैं, एट्रीब्यूट क्या आगे A B और C आ जाएंगे, क्योंकि B आपका क्या है यहाँ पे सुपर की है। अब R1 और R2 को ज्वाइन हो गया, अब R1 R2 को ज्वाइन होने के बाद R1 आपका R2 में कन्वर्ट हो गया। अब R3 के साथ चेक करते हैं इसको, तो R1 R2 में एट्रीब्यूट है ABC और R3 में आपका B और D। यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट फिर से क्या आ रहा है, B आ रहा है, और ये B देखो किसी की सुपर की है कि नहीं है, तो B की फिर से बात करेंगे तो B डिटरमाइन D हो रहा है ना यहाँ पे, फिर से R3 के लिए ये क्या है, B डिटरमाइन D सुपर की है यहाँ पे फिर से। तो इसका मतलब इन दोनों को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है R1 R2 और R3, और एट्रीब्यूट क्या आ जाएंगे A B C और D। तो यहाँ पे अब चेक करोगे तो ये एक लॉसलेस ज्वाइन डीकंपोजिशन हुआ ना, ठीक है, तो ये लॉसलेस ज्वाइन डीकंपोजिशन है
तो पहली कंडीशन तो हमने सर्च कर ली इसकी। अब दूसरा हमें चेक करना है ये जो है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो पहले वाले रिलेशन में, क्योंकि उसमें हमें क्या करना होता है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के लिए, सबकी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो डिकम्पोजिशन में है उनका यूनियन करके क्लोजर निकालना होता है। वो इक्वल टू आना चाहिए जो ओरिजिनल हमारा जो ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी वहां पे लॉस नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यही होती है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की कंडीशन चेक करने की। तो यहाँ पे देखो ए डिटरमाइन बी, अगर इस रिलेशन में बात करो ए डिटरमाइन बी ऑलरेडी है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ए डिटरमाइन बी है यहाँ पे, और आपका बी डिटरमाइन सी बी है यहाँ पे, और आपका डी डिटरमाइन बी, ये तो डायरेक्ट बेस है। तो ये ए डिटरमाइन बी डिटरमाइन सी और आपका डी डिटरमाइन बी तीनों मिल गए। अब सी डिटरमाइन डी है क्या इसमें, तो सी डिटरमाइन बी को चेक करते हैं कहीं ये लॉस तो नहीं होगी इस वाले डीकंपोजिशन से। तो सी डिटरमाइन डी को देखोगे तो इनडायरेक्ट वे से मिलेगी ये। कैसे, यहाँ पे मैंने बोला सी डिटरमाइन बी है यहाँ पे, और ये रहा बी डिटरमाइन डी। जब सी से डिटरमाइन हो रहा है बी और बी से हो रहा है डिटरमाइन डी, तो इनडायरेक्ट वे से सी डिटरमाइन डी यहाँ पे प्रेजेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट है ये, तो ये भी लॉस नहीं हुई ना। तो चारों की चारों फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे प्रिजर्व है। तो ये लॉसलेस ज्वाइंट डीकंपोजिशन है और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है इसमें, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो ए वाला आ जाएगा आपका। तो इस तरह से चेक करते हैं हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और लॉसलेस ज्वाइंट डीकंपोजिशन।